यूटेरिया का सेट नंबर की बात करेंगे। यूटेरिया का सेट नंबर क्या है ये? तो ये 9 नंबर है, ठीक है। 9 नंबर की प्रश्न की बात करेंगे तो सारे के सारे प्रश्न ज्योग्राफी से है। किस किताब को कवर किया गया है? तो महेश कुमार बनवाल की ज्योग्राफी स्पेशल बुक को कवर किया गया है, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया था, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 61 से लेकर 120 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बाकी 30 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपके करंट अफेयर से होते हैं, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर्स को हम लोग स्किप कर देते हैं। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। तो 61 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने जो रहा है, जो कि इस प्रकार से, पता है इसका उत्तर क्या होगा। भारत को 15, ठीक है, भारत को 15 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया, जिसका आधार भौतिक दशा एवं कृषि विधियां है, ठीक है। शहद से गहनता सूचकांक प्राप्त करने हैं तो वर्ष में शुद्ध कुल कृषि क्षेत्र को वर्ष में कुल कृषि क्षेत्रों से विभाजित करके 100 से गुना किया जाता है। तो बताना है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर लिया है, केवल 2 असत्य है, बाकी पहला सही है, क्योंकि भारत को 15 कृषि जल व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो ध्यान रहे, सस्य गहनता सूचकांक कैसे निकालते हैं? वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र बटे वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र गुने क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया था, तो यहाँ पे आपको दे दिया था 100 से गुना किया जाता, उल्टा यहाँ पे क्या दिया था, शुद्ध कुल कृषि क्षेत्र को वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित करके 100 से गुना किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र बटे वर्ष में शुद्ध कुल कृषि क्षेत्र को 100 से गुना किया जाता है। ये आपका सही फार्मूला है, तो इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर अगर बात करेंगे, उड़द एवं कुल्थी जैसी फसलें रबी फसलों के उदाहरण है, ठीक है। और तंबाकू लोबिया जैसे फसलें जायद फसलों के उदाहरण। तो बताना कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। दोनों में से कोई भी कथन की बात करेंगे सही नहीं है, ठीक है। रबी फसल की बात करेंगे तो यह सामान्यतः अक्टूबर नवंबर से बोकर अप्रैल मई में काट ली जाती है, ठीक है। सिंचाई की सहायता से तैयार होने वाली इस फसल को मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई है, ठीक है। और ऊपर में जो एग्जांपल जो दिया गया उड़द एवं कुल्थी, तो उड़द एवं कुल्थी की बात करें तो ये आपको किसमें आएंगे, ये आपको खरीफ की फसल आएंगे। किसमें आएंगे, खरीफ की फसल अरे की आएंगे। उड़द एवं कुल्थी किसकी है, तो खरीफ की फसल है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तंबाकू की बात करें, ये भी आपकी क्या है, खरीफ की फसल, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उड़द की बात करेंगे, तंबाकू की बात करेंगे, ठीक है, लोबिया की बात करेंगे, सबके सब किसकी है, खरीफ की फसल है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। और खरीफ की फसल को बोया कब जाता है और काटा कब जाता है, तो क्या बताएंगे। मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है ना। बिल्कुल ठीक है। तो मार्च अप्रैल में काटेंगे तो लगाएंगे कब, अक्टूबर नवंबर मार्च में। अप्रैल में काटेंगे, खरीफ को मार्च अप्रैल में काटेंगे। सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, उल्टा बोल रही है, ठीक है। रबी को मार्च अप्रैल में काटा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे कोई लोबिया और उड़द की तो बात करेंगे, खरीफ में भी दिए हुआ है नहीं। और कुल्थी की बात करें, कुल्थी को जायद में दिए हुआ है, ठीक है। तो जायद को गर्मा फसल के तौर पे भी जानते हैं। इसमें क्या होता है ना, ककड़ी हो गया, तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, गर्मी के मौसम में जो होता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। मूंग, उड़द एवं कुल्थी जैसे दलहन फसलें भी इस समय उगा दी जाती है, हालांकि मुख्य रूप से किसमें, खरीफ में ही है। मृदा तंबाकू तो चिकनी नकदी उपजाऊ फसल में आएगा ना सर। क्या। तंबाकू तो नकदी फसल में आएगा ना, तंबाकू। हाँ तो नगदी फसल में तो आएगा, लेकिन किसी न किसी कैटेगरी में आप डालेंगे ना। अगर उसको हाँ। मौसम के हिसाब से तो किसी न किसी कैटेगरी में डालेंगे। अब क्या जरूरी नहीं है सर, अब मान लीजिए कोई फसल की बात करेंगे, अगर गर्मी में होता है या फिर मान लीजिए वर्षा का समय होता है या फिर रबी में होने वाला, ये तो कैश क्रॉप तो सारे फसल सब मौसम में हो सकता है ना, लेकिन यहाँ तो जी मौसम के जी। अनुसार जायद में, खरीफ में, और मतलब क्या बोलते हैं उनको, रबी रबी में में। बांटा गया से काटने और बोने के समय के आधार पर भी बांटा गया है। जी जी जी। तो निम्न विशेषकर गुणों के फसल की पहचान करें। चिकनी उपजाऊ मृदा होनी चाहिए, ग्रेमनी कुल की फसल होनी चाहिए, गर्म जलवायु होनी चाहिए। किस्म के नाम का सांबा, कालाजीरा और कामनी। तो किसका किस्म है, सांबा, कालाजीरा और कामनी की बात करें, चावल का किस्म है, ठीक है। ग्रेवनी कुल की एक उष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है। भारत की मानसूनी जलवायु में इसकी अच्छी खेती होती है। अब पानी मतलब क्या चाहिए, इसके लिए ठीक ठाक पानी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब भारत में किस राज्य में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है, तो क्या बताएंगे। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में, ठीक है। हालांकि चावल की कोटावरी की बात करेंगे, चावल की कटोरा की बात करेंगे, ठीक है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। चावल के कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, विशेष करके सांबा, कामनी, काला जीरा और गोविंद भोग, ठीक है, ये सब की किसकी किस्म है, तो ध्यान रखेंगे चावल की किस्म है, ठीक है, ध्यान में रखना, चावल ही है ना। हाँ, बताना है गासीपियम अर्बोरियम प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, गासीपियम अर्बोरियम की बात की किसकी प्रजाति है, तो क्या बताएंगे, कपास की प्रजाति है, ठीक है।
तो गासीपियम अर्बोरियम की बात करें, किसकी प्रजाति है? तो कपास की प्रजाति। ये भी आपको ध्यान रखना है। कपास किस कुल का पौधा है? तो मालवेसी कुल का पौधा है। किस कुल की पौधा है? मालवेसी कुल की पौधा है, ठीक है। प्रथम देसी कपास, ठीक है। वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कॉटन की बात करें, गासिपियम अर्बोरियम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, गासिपियम अर्बोरियम कपास का किस्म है। और किस कुल में आएगा? तो मालवेसी कुल में आएगा, ठीक है। रचाई कहा जाता है, किसको बोलते हैं? रचाई। तो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को रचाई कहते हैं। मुजफ्फरपुर जिला में किन्हीं का घर होगा ना, वहां पे एक जगह है राजखंड, ठीक है, वहां पे खूब तंबाकू होता है। फिर सराइसा नाम का एक जगह है, ठीक है, किस जिला में पड़ता है मुझे याद नहीं है, लेकिन सराइसा में भी क्या होता है, खूब तंबाकू होता है। तो ये सब प्रसिद्ध जगह है। हालांकि तंबाकू का उत्पादन करने वाला सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन किस देश में होता है? चीन में होता है तंबाकू का उत्पादन संपादित, ठीक है। तंबाकू चीन में में क्या पाया शायद जाता है? सर उत्तेजक पदार्थ को क्या बोलते हैं तंबाकू में? क्या? चीन में होता निकोटीन। है निकोटीन म्यांमार। है। म्यांमार में तंबाकू? निकोटीन ओ पाया माय जाता है। गॉड, ठीक है, चीन में होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। सर म्यांमार में चीन में। तंबाकू नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, चीन में होता है। रचाई की बात करें, तंबाकू के पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन। ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, और चाय में थिन पाया जाता है, कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, ठीक है। कैप्टन। बिल्कुल, भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक क्षेत्र, इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई करके आना चाहिए, ठीक है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है। ये आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ भी, अगर सेट बना के आई रहती तो सोल्यूशन पढ़ी रहती तो जानकारी होता। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक भी है, मतलब दूसरा मतलब क्या, उपजाऊ करने में दूसरा है, निर्यात करने में चौथा है। तथा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है, मतलब कि उगाने में भी दूसरा नंबर पे है और खाने में भी दूसरा नंबर पे है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कॉफी बोर्ड की बात करें, कॉफी बोर्ड कहाँ पे है? कॉफी बोर्ड बंगलुरु में कॉफी बोर्ड है, ठीक है। तंबाकू बोर्ड की बात करें, गंटूर, तंबाकू बोर्ड कहाँ पे है? गंटूर। गंटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। भारतीय अंगूर, अंगूर वाला कहाँ पे? अंगूर वाला, पुणे में ही पुणे, होगा। ठीक है। नासिक, पुणे। अंगूर वाला क्या लिया है? डी का दो, दो का क्यू, ठीक है, पुणे में है, ठीक है, नासिक में होता है ना। अब मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड की बात करें, दिल्ली में है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो कॉफी बोर्ड की बात करें, बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड की बात करें, पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली में है। तंबाकू बोर्ड की बात गंटूर आंध्र प्रदेश में है। रबर बोर्ड की बात करें, कोट्टायम केरल में है, ठीक है। अब आते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में निहितार्थ संपदा का पूर्ण विस्तार क्या है? तो संपदा का मतलब स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। क्या नाम है? संपदा का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, इसको क्या बोलते हैं? संपदा बोलते हैं, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब लॉन्च किया गया था? तो 2017 में इसे लॉन्च किया गया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा ई नाम नामक राष्ट्रीय कृषि बाजार का शुभारंभ किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। पीएम आशा योजना के अंतर्गत मुख्यतः दलहन एवं तिलहन हेतु किसानों को न्यूनतम मूल्य प्रदान किया गया। तो दोनों कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। तो अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री ई नाम नामक राष्ट्रीय कृषि बाजार का शुभारंभ किया। क्या नाम है? ई नाम, ठीक है। और साथ में पीएम आशा योजना के तहत मुख्य रूप से दलहन एवं तिलहन हेतु किसानों को न्यूनतम मूल्य प्रदान किया गया है। आशा, ठीक है, किससे संबंधित है? दलहन एवं तिलहन से। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है, ध्यान रखना है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने वर्ष 18-19 हेतु सभी खरीफ एवं रबी फसलों को एमएसपी को उत्पादन की लागत का 1.5 गुना बढ़ा दिया है, ठीक है। एमएसपी अब दिया जा रहा है और 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। एमएसपी भारत में कितने फसलों को दिया जाता है? 23 सर। 24 है ना सर? वर्तमान में 23 है आई थिंक। ठीक है। और गन्ना को क्या दिया जाता है? एफआरपी दिया जाता है। एफआरपी दिया जाता है गन्ना को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये घोषणा कौन करता है एमएसपी का? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। एमएसएमई हाँ बिल्कुल, सीएपीएफ होता है ना, क्या बोलते हैं? सीएपीएफ क्या बोला? ऐसे ही कृषि इसको में मूल्य लागत आयोग होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में सीए करके कुछ कहते हैं, सीएपीएफ की कुछ है, ठीक है। जो भी हिंदी में कृषि कृषि एवं मूल्य लागत आयोग। लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की खेती की सिंचाई होती है। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील सतलज नदी पे अवस्थित है, ठीक है। मैथान बांध बराकर नदी एवं दामोदर नदी के संगम पे स्थित है, ठीक है।
तो बताना है तो 2000 से लेके, ठीक है। लघु सिंचाई परियोजना में क्या होता है ना, 2000 से कम, तो ये तो गलत हो गया ना। अब भारत में सबसे बड़ी बांध की बात की, सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात की, सतलज नदी पर अवस्थित है, ठीक है, ये गलत है ये भी। ठीक है, मैथान बांध की बराकर एवं दामोदर के बीच में, तो ये सही लग रहा है। अब भारत की सबसे बड़ी, ये 2000 से 10,000 के बीच में मध्यम होता है, ठीक है। अब बृहत की बात की, बृहत में क्या होता है, तो बृहत में 10,000 से अधिक पे होता है, ठीक है। रिहंद बांध की बात करेंगे ना, तो उत्तर प्रदेश के सोन घाटी में, ठीक है, उनकी सहायक नदी रिहंद पे बनाई जा रही है। बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील बनाई जा रही है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पे स्थित है। तिलैया बांध दामोदर की सहायक नदी बराकर पर मैथान बांध बनाकर दामोदर नदी के संगम पे हजारीबाग जिले में बना है, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, क्या नाम है, सागर है, ठीक है, जो कि किस नदी से है, सोन नदी। सोन नदी। बताना, अरहर की बात करेंगे तो तना स्टेन रॉट, ठीक है, तना विल्गनन, बताइए बीमारी है क्या, ठीक है। और चना का उकठा, ठीक है, गन्ना में ग्रासी सूट, और गेहूं में रतुआ, ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो बताना है, मिलान करना है ना, डी दिया है। डी में मतलब सारे ही सारे की बात करेंगे, सारे के सारे सही है क्या, ये सही बीमारी है क्या ये। जी अरहर सर। में स्टेन डॉट है, चना में उकठा होता है, गन्ना में ग्रासी सूट होता है, गेहूं में रतुआ होता है, चावल में क्या होता है, ब्लास्ट होता है। रोग है ये, जी सर, हाँ रोग है। सर। हाँ रोग है, ठीक है। अब आते हैं मिलान करते हैं। बगलिहार परियोजना की बात करेंगे तो आपको चिनाब नदी पे बगलिहार मिलेगा। नागार्जुन की बात करें कृष्णा नदी पे है, ठीक है। बात के दांतीवारा, तो दांतीवारा हो सकता है आपको ये बनास पे हो, ये की बात करेंगे इधर हो जाएगा, रुको, सही है क्या, होना तो चाहिए सर। ठीक है। दांतीवारा बनास पे है, सही में लगाओ ना। हाँ ठीक है, चलिए मिला लेते हैं। चुतक पनबजली की बात करें सुरू नदी पे है, ठीक है। चुतक पनबजली परियोजना किस नदी पे, सुरू नदी पे। नागार्जुन परियोजना की बात करें कृष्णा पे है, ठीक है। बगलिहार की बात करेंगे चिनाब पे है। और दांतीवारा परियोजना की बात करेंगे तो बनास नदी पे है, ठीक है। निम्न से किस परियोजना को इंदिरा गांधी सागर परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी सागर परियोजना की बात करें किसे कहा जाता है, इधर भी एक ऑप्शन है, इसको भी जरा देख लीजिए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है, ठीक है, पोल्लावरम परियोजना, ठीक है। किस परियोजना को, तो पोल्लावरम परियोजना को क्या कहा जाता है, तो पोल्लावरम परियोजना को बात करेंगे क्या कहा जाता है, ठीक है। इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है पोल्लावरा परियोजना को, ठीक है। तो पोल्लावरा परियोजना कहाँ पे है, ठीक है। तो पोल्लावरा परियोजना की बात करेंगे तो यह एक प्रस्तावित परियोजना है, जिसके अंतर्गत 136 गांव और 211 छोटे गांव और 7 मंडलों का आंध्र प्रदेश में विलय किया जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ये सारे के सारे जब आंध्र प्रदेश में विलय होंगे तो पूर्वी गोदावरी जिले का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो पोल्लावरा परियोजना को क्या बोला जाता है, इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार से राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त है। ये आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी पे स्थित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और स्वीकृति की बात करेंगे तो 2005 में इसकी स्वीकृति मिली थी, ध्यान में रखना। चमेरा परियोजना, निम्नो बाजगो परियोजना, ऊंच परियोजना और पायकारा परियोजना, ठीक है। किस राज्य में मतलब कौन कौन सही है उनके बारे में बात करना है। तो 1 और 2 की बात करेंगे, केवल सही दिया गया, मतलब ये सही है और ये सही है, बाकी ये दोनों दोनों गलत है, ठीक है। क्या गलत है, चमेरा परियोजना को हिमाचल प्रदेश में है, निम्मो बाजगो परियोजना लद्दाख में है, ऊंच परियोजना की बात की जम्मू कश्मीर में है, पायकारा परियोजना तमिलनाडु में है, करमोली परियोजना की बात करेंगे तो उत्तराखंड में है, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, याद कीजिएगा, ठीक है। चमेरा परियोजना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। निम्मो बाजगो परियोजना लद्दाख में, उच्च परियोजना की बात करें जम्मू कश्मीर में, पायकारा परियोजना तमिलनाडु में, करमोली परियोजना उत्तराखंड में, ठीक है। हनुमंतराव समिति एवं मोहन थरिया समिति का संबंध किससे है, ठीक है। हनुमंतराव समिति और मोहन धरिया समिति का संबंध किससे है, तो जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम से, ठीक है। तो हनुमंतराव समिति एवं मोहन धरिया समिति का संबंध की बात करेंगे तो जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम से इनका संबंध है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किनसे संबंधित है, जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम से इनका संबंध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करना। आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झेलम नदी के तट पर शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है, सुनिएगा, आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झेलम नदी पे शुरू की गई है, पहला ऑप्शन है। चलिए आप चलेंगे दूसरा, ठीक है। 6 अप्रैल 2011 को राष्ट्रीय जल मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। सत्य कथन का चयन करें तो दोनों की बात करेंगे, सही है, ठीक है। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर, जिसको पीओके कहते हैं, 700 मेगावाट की नई पनबजली परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। और इसके लिए पाकिस्तान तो क्या करेगा, कर्ज ही लेगा।
तो विदेश से कर्ज लिया इसके लिए, ठीक है। और 2022 तक पूरी होने वाली इस परियोजना में 1.5 अरब डॉलर मतलब 9639 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय है। आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गुलाम कश्मीर के, ठीक है, सुधन नोटी जिले में झेलम नदी पे शुरू की गई। किस नदी पे? झेलम नदी से। यह स्थान पाकिस्तान के इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उत्खनन का अर्थ है गहराई के साथ की गई खुदाई। खनन का अर्थ है ऊपरी परत की खुदाई। हेमेटाइट को काला अयस्क भी कहा जाता है, बताना है कौन सा सही है, ठीक है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट से कौन सा धातु प्राप्त किया जाता है, तो क्या बताएंगे? लोहा सर, आयरन। लोहा, ठीक है, लोहा का लोहा बात करेंगे, इसी से प्राप्त होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो हेमेटाइट से क्या प्राप्त होता है? लोहा प्राप्त होता है। खनन का अर्थ क्या है? ऊपरी परत की खुदाई की बात करेंगे। हाँ, उत्खनन का की बात करें तो गहराई के साथ की गई खुदाई को क्या बोलते हैं? उत्खनन कहते हैं, ठीक है। और हेमेटाइट को क्या कहा जाता है? काला अयस्क भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, और मैग्नेटाइट को इसे काला, मैग्नेटाइट इसे काला अयस्क भी कहते हैं। ये गलत है सारे के सारे पर्सन, सॉरी, सारे के सारे गलत है, सही नहीं है, ठीक है। मैग्नेटाइट को कहते हैं काला अयस्क, क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट को कहते हैं, ठीक है। और उत्खनन का अर्थ है गहराई के साथ की गई खुदाई नहीं, ठीक है। खनन का अर्थ होता है गहराई के साथ, और उत्खनन का उल्टा दे दिया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मतलब भूगर्भिक संपदा को खनन अथवा उत्खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उत्खनन का अर्थ है ऊपरी परत की खुदाई, उत्खनन होता है। और खनन का मतलब होता है गहराई के साथ, ठीक है। अब मैग्नेटाइट को क्या बोलते हैं? ठीक है, काला अयस्क, ठीक है। हेमेटाइट भी है लोहा का अयस्क, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटाइट होगा, ठीक है। तो सारे ही सारे कथन की बात के गलत है, सही नहीं है, सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है। अब आते देखेंगे, हाँ, यहाँ पे ये भी देख लीजिए, ठीक है। यह काले रंग का सर्वोत्तम किस्म की चुंबकीय लौह अयस्क है। इसमें से धातु का अंश 60 से 72% तक पाया जाता है। मुख्यतः तमिलनाडु के शलेम और तीचापल्ली और कर्नाटक के धरवार एवं कुडप्पा जिलों में पाया जाता है। हालांकि कुडप्पा जिला तो कर्नाटक में नहीं है, कुडप्पा जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना, जरा इसको चेक कीजिएगा। अपा निम्न सैलो में प्रकार, पड़ रहा है सर। अच्छा, कुदप्पा सैलो में पाया जाता है, ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन जिला ये आंध्र प्रदेश के नाम पे है, हाँ, धारवाड़ आंध्र कर्नाटक का प्रदेश। जिला। हम्म, निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के लौह अयस्क है? इसे अपसादी सैलों में पाया जाता है, ये पीले रंग का होता है, इसे जल योजित लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। इसमें 35 से 50% लोहे का अंश पाया जाता है। किसमें है? तो लिमोनाइट में। किसमें है ये? लिमोनाइट में, लिमोनाइट। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। इसके जल योजित लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं लिमोनाइट को, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान में रखना है, प्रश्न देखिए, रंगपो, जावर, मुंगेर एवं गाया। तो बताना है रंगपो की बात के तंबा के लिए, जावर की बात करेंगे। जावर का खान कहाँ पे पड़ता है? जावर का खान ये राजस्थान। राजस्थान में जवार खान है, ठीक है, राजस्थान में है, ठीक है। अब मुंगेर और गया की बात अभ्रक के लिए, तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या होता है? सीसा मुख्यतः राजस्थान से पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का उदयपुर जिले के जावर में अवस्थित क्या है? तो यहाँ पे सीसा। सीसे, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। उदयपुर जिला में पड़ता है जावर का खान, जो कि सीसा के लिए। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, 1975 में। कुछ दिन पहले रेलवे की एक वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, ठीक है, कब आई थी? 2018-19 में, ठीक है। वो तो वहाँ पे नहीं ना है। बहुत ज्यादा ना वो नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ना लोग ना छात्र जो थे उत्पात मचा रहे थे, तो कुछ लोगों ना एनटीपीसी जैसे कि उसमें तो बहुत सारे उत्पाती बच्चा थे, ठीक है। तो किसी को एनटीपीसी का, तब मीडिया वाला से पूछे ना, बताओ एनटीपीसी का फॉर्म क्या होगा? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ठीक है। तो मतलब वो लोग हड़ताल करने चला गया था, तोड़ फोड़ करने चला गया था, लेकिन किस चीज का? नॉन टेक्निकल, ठीक है, ऐसे करके कुछ होता है एनटीपीसी का, नॉन टेक्निकल कैटेगरी होता है, पी से क्या होता है याद नहीं आ रहा है, वो नहीं पता था, सब नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन बोल रहा था। बेचारा एनटीपीसी बहुत परेशान हो गया, बोला से देखिए आप लोग जो समझ रहे वो नहीं, वो एनटीपीसी दूसरा रेलवे से संबंधित है, हम लोग कोयला वाला एनटीपीसी है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1975 में, तो भारत के नवरत्न है ये, ठीक है, एनटीपीसी की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, आप देश में बात करेंगे तो विद्युत में, ताप विद्युत में इसका 61% से अधिक इसका योगदान है, ठीक है। रिहैब का संबंध किससे है? ठीक है, तो रिहैब का संबंध की बात करें हाथी से, प्रोजेक्ट रिहैब का संबंध किससे है? तो हाथी से प्रोजेक्ट रिहैब का संबंध है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू की गई थी? 2009 में। 1993 में, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब है? 93 में है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 93 में, ठीक है। आप देखिए प्रोजेक्ट रिहैब क्या है? तो रिहैब रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज, ठीक है। यह मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल करने के लिए मधुमक्खी को द्वारा निर्मित एक बार बनाने का कार्यक्रम है, ठीक है। मानव बस्ती में जो एलिफेंट जो आ जाता है ना, उसको एलिफेंट को डराएंगे, किस चीज से डराएंगे?
मधुमक्खी से। तो रिहैब का फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब मानव और हाथी के बीच में संघर्ष को क्या करना है? कम करना है। अब प्रजाति के बारे में, मंगोलॉयड कहाँ पे मिलेंगे? मंगोलॉयड असम और हिमालय क्षेत्र। ये सब सही लग रहा है क्या? इसका लिया है सी आंसर लिया है। ठीक है, सी में क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 4, सी का 1 और नॉर्डिक का डी का 1। फिर से लगाइए। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 3, ये तो मिला हुआ है ना। ठीक है, नॉर्डिक की बात की है। ये मंगोलॉयड प्रजाति के लोग जो होते हैं ना, नहीं क्या कभी कभी बोलचाल की भाषा में बोल रहा है तुम तो चीनी की तरह देखते हो, तो नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि सबको नहीं कहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। इनका कद क्या होता है? काफी अधिक छोटा होता है और नाक थोड़ा इनका चपटा होता है। ठीक है, तो मंगोलॉयड होते हैं। ठीक है, सबके सब प्रजाति है। निग्रोटी की बात, अंडमान निकोबार त्रावणकोर एवं कोच्चि के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं निग्रोटी बोलते हैं। प्रोटो एस्ट्राइड की बात करेंगे, मध्य एवं दक्षिण भारत की कबीलाई जनजातियों की प्रजाति है। मंगोलॉयड की बात करेंगे तो ध्यान रखें इनका लंबा सिर वाला होता है, चौड़ा सिर वाला होता है असम और हिमालय क्षेत्र में। और तिब्बती की बात करेंगे तो मंगोलॉयड लेह लद्दाख में पाया जाता है। नॉर्डिक लोग जो होते हैं उत्तरी पश्चिमी भारत के लोग होते हैं, नॉर्डिक होते हैं। हम लोग नॉर्डिक में आएंगे। ठीक है, नॉर्डिक भूमध्य सागरीय, निग्रो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। भारत आने वाले प्रजातियों का सही क्रम क्या है? तो भारत सबसे आने वाले कौन आएंगे? तो सबसे पहले निग्रो। ठीक है, बी नंबर लिया है ना। निग्रो, निग्रो के बाद कौन आएंगे? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। उसके उसके बाद कौन आएंगे? तो ध्यान रखिए भूमध्य सागरीय। उनके बाद सबसे लास्ट में नॉर्डिक आएंगे। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या लिया है? इसका आंसर बी लिया है। निम्न से कौन सी जनजाति उत्तरी क्षेत्र से संबंधित है? उत्तरी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो 1 2 4 6, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, मतलब थारू, बुक्सा, जौनसारी, खम्पा। थारू जनजाति कहाँ पाया जाएगा? थारू जनजाति राजस्थान। उत्तराखंड के क्षेत्र में पाया जाता है, थारू जनजाति। ठीक है, थारू। ठीक है, चलिए, थारू उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, कोटा, जौनसारी, भोटिया, राजी। ठीक है, बहुपति विवाह किसमें होता है? मतलब मोर देन वन हस्बैंड होते हैं इसमें। ठीक है, बहुपति विवाह की प्रथा किसमें है? तो 1 2 4 में। ठीक है, कोटा में है, भोटिया में है, राजी है। ठीक है, इसका आंसर क्या लिया है? केवल सॉरी, 3 मिस्टेक यार, गलत बता दिया। सॉरी, जौनसारी में होता है, जौनसारी। केवल 3 लिया है ना, जौनसारी में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखें किसमें है? तो जौनसारी में कौन सा विवाह है? तो बहुपति विवाह है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है ये उत्तराखंड के देहरादून, टेहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी में मिलते हैं। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से संबंधित है। इनमें बहुपति विवाह होता है। ठीक है, नीलगिरी के क्षेत्र में टोडा, कोटा और बदागा जैसे महत्वपूर्ण जनजाति आपको ध्यान में रखेंगे। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। टोडा में भी है और जौनसारी में भी है। जौनसारी आपको कहाँ पे मिलेगा? उत्तराखंड। निम्न से कौन सा जनजातीय समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में क्या आएंगे? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में संथाल आते हैं, मारिया आते हैं और साथ में भील आते हैं। ठीक है, तो संथाल, मारिया और भील की बात करेंगे तो किसमें आएंगे? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में आएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, संथाल, मारिया, भील प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के समूह है। कनौटा मंगोल प्रजाति से है। बदगा का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। ठीक है, वन बंधु कल्याण योजना की प्रारंभ कब किया गया? तो 28 अक्टूबर 2014 को वन बंधु कल्याण योजना का प्रारंभ किया गया। ठीक है, इससे आप ध्यान रखें। कब? 28 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, 28 अक्टूबर 2014 को वन बंधु कल्याण योजना। भारत में पाए जाने वाले प्रजातियों में से कौन से आदिवासी जनजातियों के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, मतलब ये आदिवासी के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? तो ध्यान में रखेंगे इसका आंसर 1 और 3 लिया है। ठीक है, 1 और 3 में क्या है? तो निग्रिट्रो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड एवं मंगोलियाइड प्रजाति के लोग आदिवासी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। इसमें निग्रिटो शामिल है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, मंगोलियाइड। ये भारत में पाए जाते हैं, ये आदिवासी समुदाय में आएंगे। मोरबंधिया, पहरावाना तथा तनन्ना विवाह पद्धति किस समुदाय से संबंधित है? गरसिया में होता है। किसमें है? गरासिया में होता है मोरबंधिया। ठीक है, पहरावना, तन्ना विवाह पद्धति किसमें? तो गरासिया में प्रचलित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शहरिया, खरवाड़, सांसी या कोरबा। कोरबा तो आपको पड़ेगा कहाँ पे पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। तो ऑप्शन नहीं तो मध्य प्रदेश लगा दीजिए। ठीक है, सहरिया की बात करें कहाँ पे? सहरिया तो झारखंड में भी है, मध्य प्रदेश में दिया हुआ। कोरबा कहाँ? झारखंड ले लिया। अच्छा, ठीक है,
तो कोरबा आपको क्या लिया, झारखंड में ले लिया है। सांसी की बात करें राजस्थान में, खरवार की बात उत्तर प्रदेश में, सहरिया जनजाति को कहाँ पे मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, तो कोरबा जनजाति कहाँ पे लिया है, कोरबा बताइए। खंड सर। कोरबा कोरबा झारखंड में, झारखंड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सहरिया कहाँ पे, तो सहरिया आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य ठीक है, प्रदेश। खरवार किसमें है, तो खरवार की बात करेंगे तो खरवार आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर ठीक है, प्रदेश। तो खरवार की बात करेंगे, खरवार आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सांसी की बात करें, उत्तर सांसी प्रदेश। कहाँ पे है, तो सांसी आपका सांसी। राजस्थान में है। ठीक है, भारत की सबसे बड़े जनजाति समूह कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़े जनजाति समूह भील है। ठीक है, क्या है, तो भील की बात करें, भारत की सबसे बड़े जनजाति समूह है। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन सब जगहों पे भील है। ठीक है, किस युद्ध में भील की एक छोटी सी सेना ने पार्टिसिपेट किया था, सर कभी क्या हुआ, कुछ कह रही है क्या, नहीं सर, बोल रहे थे कभी कभी ना गोंड भी देता है। गोंड नहीं, गोंड था अब नहीं, भील होगा। ठीक है, नया वाला जो डाटा जो है ना उसमें क्या लिया है, तो उसमें आपका भील दिया है। ठीक है, जनगणना के अनुसार बताया जाता है सर, जनगणना हाँ 2011 के अनुसार भील हो जाएगा। अगर अभी हाँ ठीक है, जनगणना पहले आएगी तो गोंड फिर था। चेंज हो जाएगी। हाँ अभी नया वाला आएगी तो देखेंगे। और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, एक लड़ाई हुई थी। ठीक है, कौन सी लड़ाई थी, 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई, उसमें महाराणा प्रताप को सपोर्ट करने के लिए भील जनजाति की छोटी सी टुकड़ी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इतिहास का प्रश्न था, मैंने बता दिया। किधर है, तो ये तो हो गया ना आपका। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, चंदा समिति 1960 के जनजातीय समूहों के मध्य कम विकसित समूहों को, आदिम जनजाति को, ठीक है, जिसको पीटीजी की अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया। 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम परिवर्तन करके पीवीटीजी रखा, मतलब वर्नेबल शब्द जोड़ दिया। ठीक है, पीवीटीजी से संबंधित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या छत्तीसगढ़ में, इसमें 18 राज्यों को शामिल किया गया। ठीक है, पीवीटीजी में 18 राज्यों में कितने जनजाति हैं, 75 जनजाति है पीवीटीजी में। ठीक है, जी सर। 18 राज्यों के 75 जनजाति है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सर्वाधिक जनजाति की कहाँ पे, ओडिशा में पाई जाती है। ठीक है, तो सही कथन की बात की ये केवल सही है, पहला ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, पीबीटीजी की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, ओडिशा में है सर्वाधिक जनसंख्या। ठीक है, ये 1973 में चंदा नहीं था, 1970 ढेबर आयोग था। कौन था, ठीक देवर है, आयोग। ढेबर आयोग जो था वो भी पीबीटीजी से संबंधित है। ठीक है, तो गलत दिया हुआ है। ठीक है, भारत में 18 राज्यों में पीबीटीसी समूह की कितने जनजाति को शामिल किया गया है, 75। 75 जनजाति समूह को शामिल किया गया। करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया था। जी सर। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन, पीएम जनमत का संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। इस अभियान की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया। इसकी शुरुआत झारखंड के खूंटी से किया गया। इसका लक्ष्य विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजातीय समूहों का विकास करना है जो विभिन्न योजनाओं से वंचित हो गए। तो सारे ही सारे की बात करेंगे, सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, तो 75 पीबीटीसी समुदाय है, बताया मैंने। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई, पीएम जनमन का, झारखंड के खूंटी से, और जी 2023 सर। में किया गया 15 नवंबर को। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो जनजातीय जनजातीय गौरव गौरव दिवस दिवस। मनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। बिरसा मुंडा की मंगला जयंती। तेल क्षेत्र, मुंबई हाई, अलंकेश्वर। ठीक है, तो मुंबई हाई आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, अलंकेश्वर की बात करें गुजरात में है। सुरमा घाटी, सुरमा घाटी आई थिंक असम में है। मंगला की बात करेंगे सर राजस्थान में है। ठीक है, देख लेते क्या इसका सही है। सुरमा घाटी असम में, ठीक है, मंगला राजस्थान में। ठीक है, मुंबई हाट बम्बई में है, महाराष्ट्र में है। और अलंकरेश्वर की बात करें गुजरात में। इसे समुद्र के बीचों बीच में जाकर मतलब तेल निकाली जाती है। ठीक है, अब भारत का अगर सबसे पुराना तेल क्षेत्र की बात करेंगे तो कौन सा, डिगबोई है। कौन सी है, दिग्बोई। डिगबोई है, जो कि कहाँ पे, असम में है। ठीक है, अब बात है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र अप्सरा वर्ष 1956 में कार्यशील हुआ। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित हुआ था। सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, आपका क्या है, सहद है। सही। भारत में परमाणु के पिता की बात करेंगे तो होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग 1948 में, 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग 48 में, अब विभाग 54 में है। ठीक है, तो आयोग दिया था ना, 48 सही है। विभाग की बात करेंगे 54 में। अब पहला परमाणु संयंत्र जो बना था और टॉम्बरे में बना था, मुंबई में बना था, उसका नाम क्या था, अप्सरा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
वर्ष 1969 में भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। ठीक है। अब भारत मुंबई के टोमरे में जो था भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र, उसका नाम था अप्सरा, जो कि 1956 में थी। भारत में भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना किस स्थान पे है? तो भूतापीय ऊर्जा सर्वाधिक कहां पे है? तो आपको ध्यान में रखना, लद्दाख में है। कहां पे है? लद्दाख में। ठीक है। बायोगैस के संगठनों में क्या सम्मिलित होता है? बायोगैस में क्या होता है? मिथेन होता है, नाइट्रोजन होता है, क्या क्या होता है बताइए? मीथेन होगा बायोगैस में क्या इसमें। होता है? मीथेन तो होता ही है। इसका लिया अ, 1, 2, 5, 6। ठीक है। क्या क्या पाया जाता है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा मीथेन होता है 60%, 40% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, साथ में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसमें पाया जाता है बायोगैस में। क्या नाम है इसका? बायोगैस में। ठीक है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम की बात करें 1902 में होगा। ठीक है। शिव समुद्रम की बात करेंगे तो कर्नाटक में पड़ता है। ध्यान कावेरी। रखिए, किस नदी पे बनाया गया? कावेरी नदी पे बनाया गया था। ठीक है। 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम से प्रारंभ की गई थी। ठीक है। प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग नालको, बाल्को, इंडाल्को और वेदांता। ठीक है। वेदांता की बात करें किसके समूह से बनी थी? तो बाल्को की बात करेंगे 1956 में सोवियत संघ। ठीक है। बाल्को 1956 में, सॉरी 1965 में सोवियत संघ। ठीक है। नाल्को 1981 में फ्रांस। ठीक है। हिंडाल्को 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। इंडाल्को 1938 में कनाडा। 1938 में ही बन गया था इंडाल्को। माल्को 1965 में। ठीक है, इटली। और वेदांता की बात करेंगे जर्मनी के सहयोग से। फिर एक बार रिपीट कर, बाल्को किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। नाल्को फ्रांस के सहयोग से। हिंडाल्को संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। ठीक है। इंडाल्को, ठीक है, कनाडा के सहयोग से। माल्को किसका? इटली के सहयोग से। वेदांता, ध्यान रखें, जर्मनी के सहयोग से। सबके सब क्या है? एल्युमिनियम की कंपनियां हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग का सर्वाधिक लंबाई आपको महाराष्ट्र में आपको देखने को मिला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ठीक है। ध्यान, महाराष्ट्र के बाद कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है। ध्यान में रखना है। सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। बिल्कुल ठीक है। भूपेन हजारिका सेतु देश की सबसे लंबी नदी सेतु जो ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है, ये ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी पे है। ठीक है। अटल टनल मनाली और राहुल स्पीति को घाटी के बर्फ पर जोड़े रखते, बताना कौन सा सही है? तो 1 और 3 सही है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की बात करेंगे किस पे है? बताइए। लोहित नदी पे। किस पे है? लोहित नदी पे है। ठीक है। तो भूपेन हजारिका सेतु देश की सबसे लंबी नदी सेतु है जो कि लोहित नदी पे है। ठीक है। अब भूपेन हजारिका की बात करें, ये असम के लोक गायक हैं, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मनाली लेह राजमार्ग पे, ठीक है, निर्मित, ठीक है, 9.2 किलोमीटर अटल सुरंग पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से बर्फ भर जोड़े रखने वाली सुरंग रोहतांग दर्रे से होकर क्या होती है? गुजरती है। लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। ठीक है। कृष्णा माइक बंद कीजिए, इको होता है आपके तरफ से। भूपेन हजारिका को क्या बोलते हैं? ढोला सदिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्या बोलते हैं? ढोला सदिया। न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अल्फ्रेड वेबर के द्वारा। किसके द्वारा? तो अल्फ्रेड वेबर के द्वारा क्या दिया गया? न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत। ठीक है। बांचू समिति क्यों बनाई गई? तो बांचू समिति की बात के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को औद्योगिक विकास से है। ठीक है। तो बांचू समिति की बात के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास से कौन सी समिति है? तो बांचू समिति है। ठीक है। ध्यान में रखना है। आप चलेंगे आगे। ठीक है। चलिए आप देखेंगे और भी कुछ प्रश्न है, उसको भी जरा देख लेते हैं। रांची में क्या मिलेगा? भारी इंजीनियरिंग रांची में। बोकारो में क्या है? आयरन स्टील। जादूगरा में क्या है? यूरेनियम है। ठीक है। घाटशिला में क्या है? घाटशिला में क्या है? तांबा। ठीक है। रांची में भारी इंजीनियरिंग, बोकारो में आयरन स्टील, ठीक है, जादूगरा में यूरेनियम, और तांबा प्रगलन घाटशिला में। ठीक है। नई आर्थिक नीति, नई औद्योगिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नई औद्योगिक नीति 1993 में तैयार की गई। लाइसेंस राज की पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है। बताना निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि ये 1991 में आई थी, ग्लोबलाइजेशन आई थी ना भाई, 1990 वैश्वीकरण। लाइसेंस राज को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया गया, कुछ कुछ चीजों में अभी भी लाइसेंस राज है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। लाइसेंस राज व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, हालांकि रक्षा, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और खतरनाक उद्योगों से संबंधित कुछ उद्योग अभी भी इसके अपवाद रहे हैं। ठीक है। अब लाइसेंस राज समाप्त होने का मतलब ये थोड़ी ना ऐसे भाई साहब कोई आदमी बंदूक खुले में बेचेगा। हाँ, पेट्रोल डीजल बेचने के लिए पहले लाइसेंस लेनी पड़ती थी, लेकिन अब उसके लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।
कुल्टी, साकची, भद्रावती, बानपुर, बताना ये सब। ठीक है, कब? तो ये तो साकची तो झारखंड में 1907 में हो जाएगा नहीं? साकची झारखंड में है ना? 1907 में टाटा स्टील की स्थापना की गई है। तो साकची तो पता है झारखंड में 1907 में है। ठीक है, कुल्टी पश्चिम बंगाल 1874 में है। ठीक है, हीरापुर पश्चिम बंगाल में 1937 में है। भद्रावती कर्नाटक 1923 में है। ठीक है, 1937 में बानपुर। ये सारे के सारे क्या लौ इस्पात है। और सबसे पहले वाला कुल्टी ही 1874 में स्थापित की गई थी। ठीक है, कुल्टी। ये आप जाओगे साकची झारखंड में 1907 में, तो पे टाटा स्टील का जो है ये स्वर्णरेखा नदी से पानी प्राप्त करता है। राउरकेला की बात करें उड़ीसा में है। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से। भिलाई की बात करें छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ की सहायता से। ठीक है, दुर्गापुर की बात करें पश्चिम बंगाल में किसकी सहायता? ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, राउरकेला 1955 में जर्मनी की सहायता से। भिलाई छत्तीसगढ़ में 1955 में सोवियत संघ की सहायता से। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में 1955 में ब्रिटेन के साथ। बोकारो स्टील प्लांट की बात करें 1964 में सोवियत संघ की सहायता से। ये सारे के सारे ये किस पहले पंचवर्षीय योजना में ही बन गए थे। पहले पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? 1951 से लेकर 1956 तक था ना, उसी में बन गया था। ये 1964 वाला बाद में 56 से 61 के बाद 61 से जो चला था तीसरा वाला में बना था। ठीक है, सोवियत संघ वाला। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। पहला लोहा इस्पात उद्योग तमिलनाडु के पोर्टोनोवा में स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत विश्व में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोनों की बात करेंगे, सही है। ठीक है, तमिलनाडु के पोर्टोनो में, ठीक है, स्थापित किया गया था सबसे पहला। 2002 में भारत दुनिया का स्पंज आयरन का सबसे बड़ा क्या है? तो उत्पादक है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में सिंदरी। सिंदरी कहाँ में पड़ता है? झारखंड में पड़ता है सिंदरी। ठीक है, में स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत में मुख्यतः दो प्रकार के उर्वरक उत्पादित किए जाते हैं, नाइट्रोजन आधारित और पोटास आधारित। ठीक है, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1961 में की गई थी। तो दो कथन सही है। ठीक है, 1 और 3 की बात कहीं सत्य है, बाकी ये वाला गलत है। ठीक है, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1961 में की गई थी। अब भारत में मुख्यतः दो प्रकार के उर्वरक उत्पादित किए जाते, नाइट्रोजन और पोटास, ये गलत है। तो ज्यादा हो सकता है, तो ध्यान रखें भारत में मुख्यतः दो प्रकार के उर्वरक उत्पादित किए जाते, नाइट्रोजन आधारित और पोटोस आधारित। ठीक है, हालांकि कच्चे माल की कमी के कारण पोटोस आधारित उर्वरक का उत्पादन काफी सीमित है, इसलिए कथन 2 की बात करेंगे गलत है, आंशिक रूप से गलत है। कोयली, डिगबोई, नूनामती, पारादीपार, बोंगई गांव। तेल रिफाइनरी की बात करें, डिगबोई में तो है, कोयली में भी है, नूनामती में भी है। ठीक है, 2 3 5 लिया है। ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है। मतलब असम में पूछ रहा है कौन कौन है। ठीक, कोयली तो आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, पारादीप तो आपको उड़ीसा में पड़ता है। डिगबोई है, ठीक है, बोंगई गांव है, नूनामती की बात करें कि आपको असम में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डिगबोई वाला सबसे पुराना 1901 में यह स्थापित है। वर्तमान में इसकी कुल संख्या 22 है। ठीक है, भारत में पहली तेल रिफाइनरी की 1901 में डिगबोई में स्थापित किया गया था। टोटल की बात करें 22। बिहार में कितने तेल रिफाइनरी है, जल्दी बताइए। बिहार में एक मात्र एक है, बरौनी वाला। ठीक है, बरौनी एक मात्र है। ठीक है, तेल रिफाइनरी की बात करें, दिगबोई, नूनामाती, बोंगाईगांव असम में, बरौनी बिहार में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में, कोच्चि केरल में, मैंगलोर कर्नाटक में, टोम्बरे मुंबई में, कोयली की बात करें गुजरात में। ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। करनाल की बात करेंगे तो करनाल आपको कहाँ पड़ेगा? पानीपत, करनाल और पानीपत हरियाणा में। भटिंडा पंजाब में स्थापित है। बीना, भटिंडा, पारादीप रिफाइनरी मतलब बीना की बात करें मध्य प्रदेश में पड़ता है, भटिंडा पंजाब में है। पारादीप की बात की ये वर्किंग में नहीं है। ठीक है, अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो टोटल भारत में कितने का? 22 रिफाइनरी है, बिहार में केवल एक है। कागज उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वजन बढ़ाने वाला उद्योग है। ठीक है, कागज का पहला आधुनिक उपयोग 1832 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र टीटागढ़, नहट्टी और बांसबेरिया में है। बताना कौन सा कथन सत्य थे, केवल 2 सही है। मतलब ये है, बाकी ये गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, 1832 में, ठीक है, श्रीरामपुर में कागज उद्योग स्थापित किया गया, ये तो सही है। केवल 2 कथन सत्य है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। क्यों गलत है? तो यह वजन घटाने वाला है। ठीक है, बढ़ाने वाला नहीं, घटाने वाला। 1 टन कागज बनाने के लिए लगभग 22 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब 22 टन कच्चा माल अगर आप लोगे ना तो उससे क्या बनेगा? मात्र 1 टन की बात करेंगे कागज बनता है। ठीक है, तो वजन बढ़ाने वाला नहीं है, घटाने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। किस प्रकार का कच्चे माल की आवश्यकता? बांस, सबाई घास और गन्ने की खोई सॉफ्ट वुड से पूरी की जाती है। बाकी 3% चावल, गेहूं और मक्का के भूसी, खराब कागज, खराब ककड़े, नीलगिरी, पोपनार के पौधे आदि से पूरी होती है। ठीक है, भारत का पहला
आधुनिक उद्योग 1832 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में लगाया गया था, ठीक है। वर्तमान में कागज उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध कारखाने पश्चिम बंगाल में जहाँ टीटागढ़, नैहाटी, हावड़ा और बांसबेरिया है, तो वहां पे तमिलनाडु दिया हुआ था ना, इसीलिए गलत हो गया था। ये सारे के सारे केंद्र कहाँ पे है, तो बंगाल में है, ठीक है। मित्रा योजना के संबंध निम्नलिखित में से किससे, मित्रा योजना, ठीक है। तो मित्रा योजना की बात करेंगे तो केंद्रीय बजट 2021-22 में सरकार द्वारा मित्र योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत 3 वर्षों में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क शुरू किए जाएंगे, ठीक है। इसका पूर्ण विस्तार मेगा इंडस्ट्री टेक्सटाइल पार्क से, तो ये गलत है, बाकी 2-3 की सही है, ठीक है। मित्रा योजना का संबंध किससे है, तो मेगा टेक्सटाइल पार्क शुरू करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो पहला क्यों गलत है, तो पूर्ण विस्तार मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क, इसको क्या बोलते हैं, मित्रा योजना, ठीक है। 2021-22 में सरकार ने उद्योग के आकार को 25-26 तक दोगुना करके 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचाने के योजना के तहत मित्रा योजना की घोषणा की है, ठीक है। इस योजना में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क शुरू किए जाएंगे, 7 किए जाएंगे, ठीक है। कितने, 7 किए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला क्यों गलत लिया है, इसका पूर्ण विस्तार मेगा इंडस्ट्री टेक्सटाइल पार्क है, नहीं मेगा इंडस्ट्री नहीं, मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क है, ठीक है। आई फॉर इन्वेस्टमेंट होगा, आई फॉर इंडस्ट्री नहीं होगा, ठीक है। कुटीर उद्योग की बात करेंगे, केंद्रीय रेशम बोर्ड की बात करेंगे, भारतीय हथकरघा बोर्ड की बात करेंगे, अखिल भारतीय हस्तशिल्प की बोर्ड की बात करेंगे। इनका स्थापित ईयर कब है उनके बारे में बात करना है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही लिया है, तो मतलब कुटीर उद्योग 48 में, केंद्रीय रेशम बोर्ड 49 में, ठीक है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 50 में, ठीक है। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की बात करेंगे 53 में। रेशम बोर्ड तो शायद रांची में ही है शायद। कुटीर उद्योग बोर्ड की बात करें 48 सही है, केंद्रीय रेशम बोर्ड 49 सही है, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 50 सही, अखिल भारतीय हस्तशिल्प की बोर्ड की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, 53 सही है, ठीक है। चीनी उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय चीनी उद्योग भारत में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। तो भारतीय चीनी उद्योग की बात करेंगे तो भारत में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। तो ये तो सही है, भारतीय चीनी उद्योग भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, क्योंकि उन्हें सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, क्या है, उद्योग है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, चीनी आता है, ठीक है। अब भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीनी का मतलब क्या है, उत्पादक भी है, ठीक है। केंद्रीय रेशम उद्योग, ठीक है, केंद्रीय रेशम की बात करेंगे, ध्यान में रखना है। केंद्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान संस्था बहरामपुर कोलकाता में स्थापित किया। भारत में केवल शहतूत और तसर रेशम का उत्पादन होता है, नहीं, भारत में शहतूत है, मलबारी है, तसर है, भारत में सभी प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। शहतूत है, तसर है, मूंगा है, एरी है, ठीक है। और बाकी पहला की बात करेंगे, सही, बहरामपुर कोलकाता में केंद्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक जगह का उद्यम महारत्न में शामिल नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की बात करेंगे, ये आपका महारत्न में शामिल नहीं है, ठीक है। एनटीपीसी लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड महारत्न है, ठीक है। देश में कितने महारत्न है, तो टोटल 13 महारत्न देश में, कितने महारत्न है, 13 महारत्न। 13 महारत्न का हम नाम लेंगे, जरा सुनिएगा, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जिसको ओएनजीसी कहते हैं, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है। सारे ही सारे की बात करेंगे तो क्या ये सारे के सारे महारत्न है। महारत्नों की संख्या कितनी है, तो महारत्नों की संख्या 13 बताई गई है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब आते हैं यहाँ पे, इधर भी है, ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड की बात करेंगे, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये सबके सब क्या महारत्न है। NH44 भारत का एक समय में सबसे लंबा, अभी भी तो शायद NH44 थी ना सबसे बड़ी, कहां से कहां तक जाती है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है, सबसे लंबी NH है ये। NH48 दिल्ली से चेन्नई जाती है। NH53 की बात गुजरात के हजीरा से ओडिशा के पारादीप बंदरगाह तक जाती है। NH16 की बात के पश्चिम बंगाल के पूर्वी तट से तमिलनाडु के चेन्नई तक जाती है, ठीक है। NH44 काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम नॉर्थर्न इंडिया को साउथर्न इंडिया से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। NH44, ठीक है, कन्याकुमारी को श्रीनगर से, ठीक है। 48 दिल्ली से चेन्नई, 53 गुजरात के हजीरा से उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह तक, और 16 की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के पूर्ववर्ती तट से तमिलनाडु के चेन्नई तक, ठीक है। भारत दुनिया भर में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है भारत में, ठीक है, गलत बात है। भारत का सबसे छोटा ग्रामीण राजमार्ग, ठीक है, NH6 है। भारत का सबसे लंबा, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, बताना कौन सा सही है, तो केवल 3 सही है, ठीक है। NH44 की बात करेंगे सबसे लंबा है।
अब आते हैं, ठीक है, भारत के सबसे छोटे ग्रामीण राजमार्ग NH 548 जो कि महाराष्ट्र का है, और NH 118 झारखंड है, जिसकी लंबाई मात्र 5 किलोमीटर है। तो भारत का सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो NH 548 महाराष्ट्र में है, NH 118 कहां पे है, झारखंड में है। NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी को क्या करता है, कनेक्ट कर देता है, ठीक है। भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है, ठीक है, ध्यान रखना है। NH 548 झारखंड राज्य में, ठीक है, आसनबाड़ी जमशेदपुर में है, ठीक है। तो NH 548 की बात करेंगे ना तो महाराष्ट्र में पड़ता है ना, NH 118 महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, तो दोनों का दोनों गलत हो गया, क्योंकि NH 118 कहां पे, झारखंड में है, NH 548 की बात करें महाराष्ट्र में, तो कोई भी कथन सत्य नहीं है, दोनों कथन की बात करेंगे क्या है, तो दोनों कथन की बात गलत है, क्योंकि NH 118 NH 543 की तरह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, दोनों की लंबाई मात्र 505 किलोमीटर है, मतलब सीधे सीधे 5 किलोमीटर, 505 नहीं 5 किलोमीटर है। NH 118 को झारखंड में है, NH जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है, NH 548 महाराष्ट्र में जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। राज्य राजमार्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव राज्य लोक निर्माण विभाग PWD के द्वारा किया जाता है। वे राज्य के सभी प्रमुख कस्बों और स्थलों को लिंक प्रदान करते हैं। कर्नाटक में राज्य राजमार्ग का सबसे बड़ा हिस्सा, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो 2 सही है, बाकी ये गलत है। राजमार्गों का सबसे बड़ा हिस्सा कर्नाटक नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र सबसे बड़ा है, महाराष्ट्र 22.14% के साथ महाराष्ट्र सबसे बड़ा है, ठीक है। बाकी PWD जिसकी स्थापना 1854 में किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में हुई थी, जिसका नाम है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, ब्रिटिश कालीन है, बहुत पुरानी संस्था है, जिसका काम क्या होता है, ठीक है, तो मुख्यतः सड़क का रखरखाव लोक निर्माण विभाग इनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में विचार करें। कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है, बिल्कुल ठीक है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी में महानदी के संगम पर स्थित है। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। तो 1 और 2 की बात करेंगे सही, चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नहीं है। मुंबई वाला ना लुहान सेवा की बात करेंगे, वो आई थिंक सबसे बड़ा है, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है। JNT मतलब जवाहरलाल JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है क्या, के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, मुंबई वाला होगा सबसे बड़ा, ठीक है। और ये चेन्नई की बात करेंगे दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये भी आपको ध्यान रखना। पारादीप की बात करेंगे उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में महानदी के संगम पे स्थित है, ठीक है। और ये भारत में पूर्वी तट पर स्थापित पहला बंदरगाह है, ठीक है। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कोलकाता में, ठीक है। कौन सी नदी है, हुगली नदी होगी, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। इसी के साथ 120 प्रश्न को हम लोगों ने कवर किया। बाकी जो क्वेश्चन की बात करें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये हम लोग नहीं देखते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से कल वाली क्लास में, और नया सेट आप लोग को डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।